हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बारे में रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो मैं आपको वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने टाइम तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है 1 जनवरी 2013 है। और अगर आप इस कैटेगरी को मतलब अगर आप इसका मतलब टर्न देखें तो 11 साल मतलब 11.4 इयर्स हो चुके हैं। मतलब 11 इयर्स के करीब करीब हो चुका है। तो देख पा रहे हैं, अगर 11.4 ईयर से इस कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 19.41% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 21.66% तक का रिटर्न है। तो इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, वो भी 2% के मार्जिन में। और अगर आप मान लीजिए और मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, ये अगर मिड कैप फंड जो होता है ये बेसिकली मिड बेस मतलब मिड बेस कंपनी होती है, जो मीडियम बेस कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर मैं आपको एक चीज भी बता देता हूं, मतलब रिटर्न के मामले में, अगर आप देखेंगे इतने लंबे रन में 21.66%, ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, और वो भी मिड कैप में। ये नंबर 2 पे आता है। मतलब अगर आप देखें नंबर 1 पे आता है तो वो है आपका मोतीलाल ओसवाल। उसने करीब करीब 11 साल में देखा जाए तो 24% तक का रिटर्न दे रखा है, और इसने 21.66% तक का रिटर्न दे रखा है। और रिस्क और रिटर्न को भी अच्छा खासा एडजस्ट कर रखा है। ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये सेकंड नंबर का सबसे टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड है, लेकिन मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको आगे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप पास्ट रिटर्न देख रहे हैं ना, तो पास्ट रिटर्न पे फ्यूचर रिटर्न डिपेंडेंट नहीं रहता है। अभी जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए आपको मैंने रिटर्न यहाँ पे बता दिया, तो अभी 1000 रुपीज मान लीजिए आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट इसमें किया होता, और कंटिन्यूअसली 10 साल तक, मतलब हर महीने आप 1000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका जो डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज होता, और वो 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 4,38,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो पैसा है वो लगभग 4 गुना हो जा रहा है, मतलब लगभग। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है 10 साल में। अब मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्टमेंट करके आपने सोचा दिया नहीं यार, मुझे सेफ थोड़ा चलना है, मुझे गोल्ड में करना है। आपने गोल्ड में हर महीने मतलब हर महीने 1000 रुपए एसआईपी किया होता, और 10 साल तक कंटिन्यूसली, तो आपका जो डिपॉजिट होते हैं वो 1,20,000 रुपीज, और आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,98,000 रुपीज, मतलब 2 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। लगभग लगभग आपका पैसा डबल हो जाता। और अगर मान लीजिए आपने एफडी किया होता, मतलब हजार हजार रुपए उसमें एसआईपी किया होता, तो उसका आप अगर देखें तो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट हो जाता, 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,74,000 रुपीज में। तो देख पा रहे हैं कि मतलब जो डिफरेंस है वो दिख रहा है। आप डिफरेंस जान पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट और एफडी और गोल्ड में डिफरेंसेस। तो अच्छा खासा इस फंड ने रिटर्न दे रखा है। अब रिटर्न की बात करें, देखिए, आप रिटर्न ले रहे हैं ठीक है, आपको यहाँ पे वॉलिटिलिटी से भी बचनी होती है। मतलब आपका जो है मार्केट ऊपर नीचे बहुत तेजी से होता रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे मिड कैप में लगा रहे हैं, तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो हमारा जो है थोड़ा अगर सेफ भी चले, प्लस आपको मतलब वॉलिटिलिटी से तो बचा के रखे, प्लस आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे, तो वो फंड को अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है रिटर्न, तो अबव एवरेज ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा है। और रिस्क की बात करें तो बिलो एवरेज, मतलब रिस्क ये बहुत ही कम रिस्क लेके आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा दिला रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छा लगा है इस फंड का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। और इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी आप इसमें एग्जिट मार सकते हैं सेल करके। एयूएम की बात करें तो एएम का बेसिकली फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली ये बताता है कि कितना पैसा आपका इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4,512 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो एयूएम साइज के हिसाब से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एयूएम मैंने आपको स्मॉल कैप में जब रिव्यूज कराए थे मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट एयूएम साइज होता है वो 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़। ज्यादा एयूएम अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मतलब क्या नाम है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें 47,000 करोड़ हो चुका है, तो बीच में उनको मैनेजमेंट की दिक्कत आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो लमसम है उसको बंद करवा देते हैं। कभी कभार बोलते हैं यार एसआईपी जारी जारी रखिए, लमसम नहीं हो सकता। तो ऐसे जो इशू आती है, और जो कम एयूएम वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि
मतलब आपका क्या है, वेल एस्टैब्लिश फंड तो होता नहीं है, तो आपको तो डर रहता है कि मतलब यार ये वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो अब इसका साइज देखें तो 4,512 करोड़। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मिड कैप फंड है। मिड कैप में थोड़ा आपको एएम साइज कम दिखेगा। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। या तो ज्यादातर लोग लार्ज कैप में करते हैं, या तो ज्यादातर लोग स्मॉल कैप में करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में ये एक चीज है, या तो वो ज्यादा रिस्क लेंगे, या तो वो बहुत ही कम रिस्क लेके चलेंगे। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक और भी रीजन है कि आपका जो मिड कैप है ना, मिड कैप में वो कंपनीज आती है जो इंडिया की टॉप 101 कंपनी के 101 से लेकर 250, 101 से लेकर 250 मतलब टोटल 150 कंपनीज आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स को है वो सिर्फ ये 150 कंपनी से ही सिलेक्ट करके चूज करते हैं कि भाई कौन सा फंड जो है वो फ्यूचर में लार्ज कैप मतलब बनने के चांसेस है और अच्छा खासा रिटर्न देने के चांसेस हैं। तो इसमें क्या है कि जो फंड मैनेजर के ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए स्मॉल कैप फंड, 250 के बाद जितने भी फंड्स है वो सारे स्मॉल कैप फंड है। तो 250 के बाद आप अगर देखें तो करीब करीब आपको 6,000 के करीब या 5,000 या 6,000 के करीब स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो इतना ज्यादा है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो फंड मैनेजर है उसको चॉइसेस बहुत मिल जाते हैं। और लार्ज कैप की बात करें तो टॉप टॉप की जो कंपनीज है वो बेसिकली चांसेस होते हैं उसके डूबने के बहुत कम। अब देखिए जैसे गूगल हो गया आपका, अभी इंडिया के जितने टीसीएस हो गए, आपका एचसीएल हो गया, आपका एक्सिस बैंक हो गया, जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, जितने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, मतलब वो कभी नीचे जाते नहीं है। मतलब जाते तो है लेकिन चांसेस उसके कम होते हैं आपके पैसे डूबने के। तो ये इसीलिए जो इंडिया का जो है वो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखेंगे या तो बड़ी कंपनीज में है या तो एकदम छोटी कंपनीज में। वो कभी, और एक इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में क्या होता है कि जो छोटी मतलब जो वो होता है, क्या नाम है आपका, मतलब जो मतलब आपको पता है डेवलपिंग नेशन में छोटी जो कंपनीज होती है उसके पोटेंशियल बहुत हाई होता है वो आगे बढ़ने का। अभी आप यूएसए में देखेंगे उसमें वो डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पे जो छोटी कंपनीज में उससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहा है क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एएम साइज देखा जाए मिड कैप के हिसाब से अच्छा है, मैं अच्छा बोलूंगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात की 0.61% अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हर एक जगह पे बता रखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो दिमाग लगाते हैं, तो आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न देते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना फीस लेते हैं, तो फीस 0.61% लेते हैं। और 1% से नीचे होना बहुत जरूरी होता है, तो इसमें 0.61% सही है। एएम साइज भी ठीक ठाक है क्योंकि मैंने आपको बताया रीजन अभी। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए अगर आप एक साल से पहले अगर आप सेल करते थे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मान लेते तो आपको 15% तक टैक्स देना पड़ेगा अपने इंडियन, अगर आप टैक्स रेजिम में आते हैं। सेकंड पे आ गया, अगर आपने यूनिट को एक साल से ज्यादा होल्ड करिए तो आपको अपने प्रॉफिट पे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो अगर आपने एक साल के मतलब के अंदर ही सेल कर दी तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आपने एक साल के बाद ही मतलब सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करें तो सबसे मेन बात है वो आपका मिड कैप में इनका एलोकेशन 65.57% है, जो कि बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम मार्जिनल ले रखा है, कोई ज्यादा नहीं ले रखा है, बहुत ही अच्छा खासा है। स्मॉल कैप फंड में इनका 16.53% है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है। लार्ज कैप में देखो तो 17.55% तक का मतलब इनका कैपिटल है। तो अब देख पा रहे हैं कि और अदर्स में देखिए 0.3% है। तो अब देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन है, यहाँ पे स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। तो देखिए मिड कैप है रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्मॉल कैप में भी ज्यादा ले लिया है, 17% तक ले लिया है। और यहाँ पे मिड कैप में भी है, तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे 80% तक इन्होंने रिस्क लिया है। और 20% तक इन्होंने बहुत ही मतलब बिना रिस्क लेके चले हैं। तो रिस्क यहाँ पे बनता है लेकिन थोड़ा कम बनता है एज कम्पेयर टू मोतीलाल ओसवाल, जो मैंने पहले रिव्यू करके आपको बता रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें, देखिए कंज्यूमर साइक्लिकल जो है वो है 27.82%। और सेकंड पे आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विस में 9.78%, थर्ड पे आता है इंडस्ट्रियल जिसमें 13.89%, फोर्थ में आता है हेल्थ केयर जिसमें 13.43% का एलोकेशन है, फिफ्थ में आता है रियल एस्टेट 7.11%, सेवंथ में आता है हमारा टेक्नोलॉजी जिसमें 6.82%, और एट में आता है बेसिक मटेरियल जिसमें 4.81% का एलोकेशन है, नाइन में आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 2.38% का एलोकेशन है, लास्ट में आता है आपका कंज्यूमर डिफेंसिव जिसमें 1.9% तक का एलोकेशन है। तो देखा जाए इनका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। अगर ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कंज्यूमर साइक्लिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स और हेल्थ केयर, अगर ये चार सेक्टर्स जो हैं
अगर ये आगे बढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा यहाँ इस पर्टिकुलर फंड से। अब फंड मैनेजर की बात करें तो अमित गंट्रा इनके पहले जो फंड मैनेजर है इनका एक्सपीरियंस है 0.67 इयर्स। सेकंड पे आते हैं हमारा आदित्य खेमानी जो 0.48 इयर्स के एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में जो फंड मैनेजर है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा। लेकिन फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर फंड को 5/5 दे रखा है, क्योंकि पास्ट के रिटर्न अगर देखें तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल के बाद ये सबसे बेस्ट फंड है मिड कैप कैटेगरी का, सेकंड नंबर पे। इसका रिटर्न आप देख पा रहे हैं 21.66% है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जब मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। कुछ एक प्रॉपर अपना मतलब कुछ एक इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब जितना मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो उसमें से कुछ अमाउंट जैसे 1000 रुपीज 1500 रुपीज तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। देखिए 7 साल से 10 साल, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। देखिए स्मॉल कैप फंड के बाद ये ज्यादा रिस्की बनते हैं मिड कैप फंड। तो रिस्क के हिसाब से इसमें रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलता है। अगर आपका रिटर्न का मतलब दिमाग में है कि मुझे रिटर्न चाहिए 17% से लेकर 23-24% इसी के बीच में, तो इसी के बीच में ही आपको रिटर्न ये मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको थोड़ा वॉलिटिलिटी से थोड़ा सा आपको बचाव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका लार्ज कैप में मतलब जो नॉन मिड कैप और नॉन स्मॉल कैप में 20% तक का एलोकेशन है। तो थोड़ा बहुत आपको वॉलिटिलिटी से बचाने के लिए कोशिश किया गया है, लेकिन फिर भी ये रिस्की फंड है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करके करिएगा। और मैंने आपको जो ये बताया ये पूरा प्रॉपर्ली फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया, अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। लेकिन टाइम फ्रेम इसमें थोड़ा ज्यादा लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।